जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। अगर आप क्लास 10th में या 9th में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक होने वाला फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपने प्रकाश का परिवर्तन का वीडियो नहीं देखा है, केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री चैप्टर 2, केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वीडियो नहीं देखा है, मैथ चैप्टर 1, मैथ चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखा है, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप जरूर वीडियो को देखिए ताकि आप अधिक से अधिक फायदा उठाइए। देखिए, क्रैश कोर्स पढ़ाने का दो तरीका है। एक तरीका है आए 10 सवाल लेके आए, आपको सवाल ऑब्जेक्टिव करवाए और चल दिए, या 5 सब्जेक्टिव लाए आपको करवा के चल दिए। मजा उसमें नहीं है, मजा है आपको थ्योरी में। क्वेश्चन पढ़िएगा ना, एग्जाम में सवाल छूटने का चांस है, लेकिन जिस दिन थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना, थ्योरी का आधार पर सवाल बनता है। तो थ्योरी अगर आपको याद होगा, कंठस्थ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, तो सवाल का धुआं उड़ा दीजिएगा। हम भी आपके लिए वन शॉट थ्योरी बना रहे हैं, चैप्टर वाइज, पूरा फुल फाउंडेशन, 1 घंटा में प्रत्येक चैप्टर का वीडियो 45 मिनट में। और हम भी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करवाएंगे, देखिएगा ना। पहले आपका काम हुआ वन शॉट वीडियो देखने के लिए, वन शॉट वीडियो देखने के लिए। उसके बाद में चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन मेरा टॉपिक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश के बारे में। क्या जानेंगे हम? प्रकाश के बारे में, यानी लाइट के बारे में। चलिए, तो कहिएगा सर, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है, लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा चीज कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चौथा चीज कि प्रकाश को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं और ध्वनि को अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। चौथा चीज, प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, और कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। छठा चीज क्या है? तो प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक बताए थे। प्रकाश ऊर्जा के छोटा छोटा पैकेज या बंडल के रूप में बंधा होता है, जिसका नाम हम लोग देते हैं फोटॉन। क्या नाम देते हैं? फोटॉन। एक वीडियो में आपको इतना सारा चीज मिला कि प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश के एक चीज और याद रखिएगा, प्रकाश के गमन करने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता, किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी प्रकाश को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके पहले हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तब परावर्तन की परिभाषा दिए थे कि जब प्रकाश एक माध्यम से गई और किसी वस्तु से टकराई और पुनः टकराने के बाद उसी दिशा में वापस आ गई। जैसे प्रकाश को हमने भेजा, इस वस्तु से टकराया और अपने दिशा में वापस लौट आया, इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से गई और किसी वस्तु से टकराई और टकराने के बाद उसके दिशा में परिवर्तन हो गया, तो उसे बोलेंगे अपवर्तन। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। बोलिए, बात समझे कि नहीं समझे? प्रकाश का जाना, किसी वस्तु से टकराना और टकरा कर वापस लौट आना, परावर्तन। प्रकाश का जाना, किसी वस्तु से टकराना और अपने दिशा में, अपने माध्यम में चेंज कर जाना, वो क्या होता है? तो वो होता है अपवर्तन। क्या सभी पदार्थों का, क्या सभी माध्यमों में प्रकाश का चाल सेम होता है? तो बोलिएगा नहीं सर, सभी माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। आप याद रखिएगा, निर्वात के बारे में बताया था। निर्वात कितना होती है? तो 3 लाख होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद में जल में याद रखिएगा 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक याद रखिएगा कांच के लिए कितना होता है? तो आप कहिएगा सर 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है, हीरा में प्रकाश की चाल क्या होती है। चलिए, 3 को हमने बता दिया। अब होता है 2 माध्यम होता है। क्या होता है? 2 माध्यम। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। क्या होता है? तो एक होता है विरल माध्यम, एक होता है
सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम में। तो जब दो माध्यमों में प्रकाश का चाल ज्यादा, उसे बोलेंगे विरल माध्यम। और जब दो माध्यमों में प्रकाश के चाल कम, जिसका प्रकाश के चाल कम वो होगा सघन माध्यम। आइए समझते हैं। मान लीजिए ए है, ई बी है और सी है। आपसे पूछेंगे ए और बी में विरल क्या है, सघन क्या है, तो बोलिएगा सर ए होगा विरल क्योंकि प्रकाश की चाल ज्यादा, बी होगा सघन क्योंकि कम है। बी और सी में तो बोलिएगा सर बी हो गया विरल और सी हो गया सघन माध्यम। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। इसमें प्रकाश का चाल ज्यादा, इसमें होगा कम, शॉर्ट में। नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वायु को, हाँ एक चीज याद रखिएगा, वायु को, एयर को हम लोग क्या बोलेंगे, विरल माध्यम बोलते हैं। यानी निर्वात को क्या बोलेंगे, तो विरल माध्यम बोलते हैं। अच्छा, अपवर्तन के कितना नियम, तो बोलिएगा दो। जैसे कल हम लोग पढ़े थे कि परावर्तन के बारे में, परावर्तन के कितना नियम, तो कहिएगा सर दो होता है। परावर्तन के कितना नियम, दो। ऑब्जेक्टिव खूब आता है, अब पढ़ना है अपवर्तन के, अपवर्तन के कितना नियम, तो कहिएगा दो। क्या होता है, कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का नियतांक का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग दूसरा नियम कहते हैं। और इस नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलेंगे, बोलेगा स्नेल का नियम। नियम क्या था पहला, तो बोलता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। आइए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा क्या होगा, किसी दो माध्यमों में आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। देखिए मैथ में आपको पढ़ाए थे कि जया का मतलब होता है साइन, और आपतन कोण का मतलब है एंगल आई, और आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया यानी साइन, अपवर्तन को एंगल आई का जो अनुपात है भागा, वो कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट को बराबर के लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग, म्यू का। और इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, म्यू बराबर साइन आई बटे आर। फॉर्मूला क्या निकला, म्यू बराबर साइन आई बटे आर। फॉर्मूला याद रहेगा ना, हाँ। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ लिखा ये म्यू है कि इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बराबर आपतन कोण की जया तथा परावर्तन नहीं होगा, सॉरी यहाँ होगा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात यानी म्यू बराबर क्या निकल गया, तो साइन आई बटे साइन आर। याद रहेगा ना। अब चलिए, अब आते हैं, आगे आता है डिफिनीशन। आपतित किरण किसे कहते हैं, क्या बोलिएगा, आगे आता है आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, पहले बताए थे आने वाला किरण को आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलिएगा सर, आने वाले किरण को क्या नाम देंगे, आपतित किरण देंगे। शॉर्ट में आने वाली किरण को, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। अगला आता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या आता है, अपवर्तित किरण आता है। तो बोलिएगा सर, दिशा परिवर्तन के बाद लौट कर जाने वाली किरण को, यानी जाने वाली किरण को क्या बोलिएगा, जाने वाली किरण को, तो कहिएगा सर जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, तो अपवर्तित किरण। कहता है आने वाला को अपवर्तित, जाने वाला को अपवर्तित बोलेंगे, ठीक है। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, कहता है, अब आगे आता है आपतन बिंदु। देखिए इसका डिफिनेशन कॉल में लिखवा देते परिवर्तन में। आपतन बिंदु ये अलग नहीं है, जो व्यक्ति पहला चैप्टर पढ़ा होगा ना उसके लिए दूसरा चैप्टर बड़ी आसान हो। क्यों, वहाँ परिवर्तन था, यहाँ अपवर्तन था, सेम है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या कहता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है,
आपतित किरण बोलता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है, जैसे मान लीजिए ऐसे आया या ऐसे आके ऐसे परिवर्तन हो गया, इसके बीच ई अविलंब है। ठीक है, बनाते हैं अच्छा से। जैसे मान लीजिए कि ई था मेरा मीडियम, तो प्रकाश की किरण ऐसे गई, उसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधे ना जाकर मुड़ गए। इसके बीच हम लोग डालते हैं अभिलंब, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या देंगे? आपतित। ये लौट कर जा रही है, ये इसको बोलेंगे अपवर्तित। क्या नाम देंगे? तो नाम देंगे अपवर्तित। इसको क्या बोलेंगे? अभिलंब। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे? इसको नाम क्या देंगे? तो बोलिएगा सर इसका नाम देगा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो वही बोला है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है, किरण जो आ रही है, किरण जो आ रही है, ये किरण जो आ रही है कहाँ टकरा रही है? इस पर ना, वे कह रहा है आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है। अब आगे आता है अभिलंब। आगे क्या आता है? आगे आता है अभिलंब। अभिलंब मतलब नॉर्मल। कहता है कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर लंब डाला गया ना, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को, यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलेंगे? तो बोलेगा सर अभिलंब बोलेंगे। देखिए, इससे शॉर्ट डेफिनेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको पता होगा कि शिबू सर साइंस मैथ के छोटे छोटे ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस रहता है ट्रिक के माध्यम से याद करवा देना। कोई भी चीज पहले बताए थे, चलिए आपको याद कराते हैं। कल बताए थे कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण किससे कहते हैं? बोले थे उससे उत्तल, उससे उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल और जिसका धंसा हुआ अवतल। बोलिए जय हो। आइए अब आता है आपतन कोण। क्या आता है? बोलिएगा आता है आपतन कोण। आपतन कोण आता है। आपतन कोण क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा आपतित किरण। बोलना है आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। एक होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण है, अपवर्तन क्या बोलेगा? ये बोलेगा अपवर्तित किरण। ये क्या होगा? अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा उसको बोलेंगे अपवर्तन। देखिए सबका डेफिनेशन लिखा था, फिर भी हमने उस पर फोकस नहीं किया। हमारा कंटेंट और लिखा जाएगा, जब तक नहीं लिखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं आगे। इस माध्यम से प्रकाश की चाल जितना ही अधिक होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ही ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही कम। मतलब कि प्रकाश या यहाँ माध्यम बोलिए, अगर माध्यम में चाल ज्यादा होगा तो उसी माध्यम में, चाहे उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? बोलिए कम होगा। यानी चाल अपवर्तनांक एक दूसरे का उल्टा है। जैसे निर्वात का चाल सबसे ज्यादा होता है तो इसका अपवर्तनांक इसका अपवर्तनांक क्या होता है? तो बोलिए कम होता है। चाल क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका अपवर्तनांक क्या होता है? लगभग 1 के बराबर। कितना होता है? 1 के बराबर होता है। चलिए एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, पहले इसको देखते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल जितना ही कम उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होगा। सही है। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है और उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा में प्रकाश की चाल क्या होता है? 1,23,966.94 होता है।
हीरा का प्रकाश चाल क्या होता है 1,23,966.94 किलोमीटर पर सेकेंड। आपने देखा था कि 3 लाख होता है वायु में, सबसे अधिक है, और सबसे कम क्या है हीरा, कितना है 1,23,966। चलिए, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा होगा वह पदार्थ उतना ही कठोर और मजबूत होगा। क्या समझे? देखो सवाल लिखिए कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे कठोर पदार्थ है, क्यों? तो इसका आंसर होगा, हम लोग जानते हैं, चूंकि लिखिएगा, हम लोग जानते हैं कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितना ही ज्यादा वह उतना ही मजबूत और कठोर होगा। इसीलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब आ गया था डेफिनेशन अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आता है? तो आता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। चलिए इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। ये बोलता है शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या बोलता है? शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। याद रहेगा आपको? क्या लिख दिया हम? तो पहलेगा सर शून्य में या शून्य कहिए या निर्वात कहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलेंगे। और अपवर्तनांक का फॉर्मूला शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या है? यह माध्यम है। याद रहेगा? फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है ये निकाल लेते हैं। तो कहिएगा सर पानी वायु में यानी पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2,25,000 गुने 10 के पावर 8। ठीक है। और पानी उल्टे लिखा है, निर्वात में लिखा है, पर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? तो होता है सर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जबकि पानी में यानी फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में 3 लाख और पानी में 2,25,000 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और देखिए मीटर पर सेकेंड कट गया, 10 के पावर 8 कट गया, तो क्या बच गया? तो बोलेगा सर 3/2.25 दशमलव गुणा, तो ऊपर जाके 2 जीरो बैठ गया। कटाते हैं इसको, 25 से 100 अब 25 से 9 225, 3 जा 9, यानी क्या आ गया? पानी का अपवर्तनांक तो कहिएगा सर 4/3 यानी 1.33। पानी का अपवर्तनांक क्या आ गया? कहिएगा सर पानी का अपवर्तनांक 1.33 आ गया। चलिए एक और निकालते हैं, कांच। तो कहिएगा सर शून्य में प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10 के पावर 8 कैंसिल, तो 3/2 इसको बोलेंगे 1.5। याद रखिएगा कांच में अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक 1.5। हीरा का अपवर्तनांक याद रखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? 2.42 क्या होता है? 2.42 सबसे अधिक होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कौन सा पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा, सोना, चांदी, क्या मारिएगा? हीरा मारना है। ठीक है। कांच का अपवर्तनांक बोलिएगा 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33 या 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर लिखा गया है कि y याद करना आपको, तो y का अपवर्तनांक 1, कांच का अपवर्तनांक 1.33, कांच का नहीं जल का ना, कांच का होता है 1.5, 3/2 मतलब 1.5, और केरोसिन का होता है 1.4, एल्कोहल का होता है 1.3, नीलम का 1.3। चलिए इस वक्त यहाँ से यहाँ तक याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग याद क्या रखेंगे? तो पहले याद रखेंगे कांच, दूसरा याद हीरा, तीसरा पानी। ठीक है। और एक और याद रख लेंगे, इसमें हीरा हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, बस काफी है, बहुत याद रहेगा ना जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है कि पानी का अपवर्तन। तो पानी का अपवर्तन को तो निकालिए थे, कितना आया था? तो 4/3 यानी 1.33। सही है। अच्छा उधर इरेजर था। पानी वाई का 1 होता है, पानी का 1.33, कांच का 1.5 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, एल्कोहल 1.36। ये सब जरूरत नहीं है। हीरा बड़ी इंपॉर्टेंट है, वायु, पानी, कांच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? वाह, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पार्श्विक विस्थापन। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश हम इधर से भेजे, तो उसको तो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे, लेकिन वो क्या हुआ ना, प्रकाश मुड़ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, मान लीजिए ये था विरल माध्यम, यह विरल माध्यम, यही है सघन माध्यम। ठीक है, अब क्या हुआ, प्रकाश जैसे आए ना, तो प्रकाश को जाना चाहिए था, प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, लेकिन प्रकाश क्या करेगा, बाइक आया, इस प्रकाश को ऐसे। आप देख रहे हैं कुछ, क्या आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पे? कहेगा जी सर, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके बीच की दूरी बराबर है, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। हाँ, वही है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन के लिए फॉर्मूला क्या होगा या उसका डिफिनेशन क्या होता है बोलिएगा? आपतित किरण, क्योंकि हमने पहले प्रकाश को भेजा था, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, और ये जो लास्ट में निकल रही है ये है निर्गत किरण। क्या है? निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर पार्श्विक विस्थापन। फिर से एक बार याद करेंगे, आपतित किरण याद करेंगे, आपतित किरण तथा निर्गत किरण, निर्गत किरण के बीच के लंबित दूरी को, बीच के लंबित दूरी को, यानी इसके बीच का दूरी क्या है, हमेशा बराबर आएगा। इसके बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? पार्श्विक विस्थापन। एग्जाम में बहुत बार आया है, याद रखिएगा। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन। अब आता है लेंस। दर्पण में आता है मिरर, और अपवर्तन में आता है, सॉरी, परावर्तन में आता है मिरर यानी दर्पण। परावर्तन में क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण कितना? 3 गो। क्या क्या भैया? समतल, गोलीय, परवलयी, वो तो पढ़ लिए थे। अब यहाँ आइए, लेंस, लेंस में पढ़ेंगे। अपवर्तन में क्या पढ़ेंगे? लेंस। और लेंस क्या कहता है? लेंस वह किसी पारदर्शक, लेंस वह किसी पारदर्शक माध्यम का टुकड़ा होता है जो नियमित यानी जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का बना होता है। किसी लेंस कहता है, लेंस वह पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश पड़ता है, वह माध्यम होता है जिस जो निश्चित ज्यामितीय आकृति का बना होता है। देखिए तो, या देखिए ऐसे, क्या एक निश्चित फेस से बना है, निश्चित ज्योमेट्री बॉक्स से बना है ना। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, लेंस को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला बोलना है आपको उत्तल लेंस। क्या बोलना है? उत्तल लेंस। इसको बोलेंगे अवतल लेंस। उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, अवतल को बोलते हैं कॉनकेव। कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। उत्तल लेंस को कितना भाग में बांटा गया है? 3। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को कितना भाग में बांटा गया है? तो बोलिएगा 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में बोलिएगा उभयोतल, उभयोतल। दूसरा में बोलना है समतलोतल, समतलोतल। और तीसरा में बोलना है कि अवतलोतल, अवतलोतल। लेंस कितना प्रकार के? कहिएगा 2। कौन कौन? एगो उत्तल है, एगो अवतल। उत्तल कितना प्रकार के? तो बोलिएगा 3। कौन कौन? उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। इसका डेफिनेशन भी सेम है। उभयो मतलब होता है दोनों। जिस लेंस का दोनों भाग उत्तल हो उसे उभयोतल, और जिस लेंस का एक भाग समतल, एक भाग समतल, दूसरा भाग उत्तल, उसे बोलेंगे उभयोतल। और तीसरा बोलता है अवतलोतल, एक भाग अवतल, एक भाग उत्तल। बोलिए समझे कि ना समझे? तो समझे हो तो बोलिएगा जय हो। अब आगे आता है, अब आगे आता है उत्तल दर्पण द्वारा किरणों के बनावट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण द्वारा बने किरणों के बनावट, ये क्या होता है? देखिए, उत्तल दर्पण, सॉरी, उत्तल लेंस पढ़ना है, यहाँ लेंस ना पढ़ना है। और देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाते हैं, थोड़ा सा
आपको बताते हैं फिगर इसका। अगर ऐसा मिलेगा ना इसको नाम देना है उत्तर, अगर ऐसा मिलेगा तो इसका नाम देना है अवतल। ये क्या है तो बोलिएगा सर यह है अवतल लेंस। ये क्या है बोलिएगा सर ये है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखना है, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल अक्ष हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। ये क्या हो गया उत्तल। कहता है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणों को, आती हुई प्रकाश की किरणों को लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ जाती है तो बोलेगा सर यहाँ होता है F1, यहाँ होता है C1, यहाँ होता है F2 और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है C2। ठीक है, तो कोई किरण अगर उत्तल लेंस के मुख्य फोकस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, जैसे मान लीजिए कोई किरण समानांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से लौटेगी तो बोलिएगा फोकस से लौटेगी। कहाँ से फोकस से, यानी अगर कोई किरण, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। आगे समझते हैं, आगे क्या है उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यानी ये क्या होगा उत्तल लेंस। अगर मान लीजिए यहाँ होता है F1, यहाँ होता है F2, यहाँ होता है C2, यहाँ होता है C1। अगर कहता है अगर कोई किरण, अगर यदि कोई किरण उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण, अगर मान लीजिए कि मुख्य फोकस से अगर कोई किरण आ रही है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस आ रही है तो लेंस से वो अपवर्तन करने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा कहते हैं कि प्रकाशीय केंद्र से आते हुए प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद उसी पर लौट जाती है। तीसरा क्या बोलता है कि क्या है अवतल, सॉरी यह क्या है उत्तल लेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रकाशीय केंद्र P से, इधर लिखेंगे F1, इधर लिखेंगे F2, इधर लिखेंगे C2, इधर लिखेंगे C1। कहता है कि प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई किरण आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद उसी पर लौट जाएगी। तीन कंडीशन हम लोग समझे। क्या समझे कि यदि उत्तल लेंस में यहाँ होता है F1, यहाँ होता है सॉरी F2, C2, इधर होता है F1, इधर होता है C1। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी। कहाँ जाएगी तो कहिएगा सर फोकस से जाएगी। दूसरा बोलता है पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन था अगर फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी तो समानांतर हो जाएगी। अब P से आएगी यानी प्रकाशीय केंद्र से उसी पर लौट जाएगी। बोलिए याद होगा कि ना होगा, होगा। कैसे बोलना है, अगर समानांतर आएगी तो F फोकस से आएगी तो समानांतर, P से आएगी तो P पर लौट जाएगी। वाह जय। अब आया है उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की किरण आलेख खींचना है। हाँ, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी आई है। एगो सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो पूछबे करेगा कि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस में आए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो है। दूसरा बात ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर के लिए आएगा, इसे ही ड्रॉ करके लिखना है। सवाल क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी ये हुआ मेरा उत्तल लेंस, ये क्या हुआ तो कहिएगा सर उत्तल लेंस। यहाँ होता है F1, यहाँ होता है C1, यहाँ होता है F2, यहाँ होता है C2 और यहाँ P होता है। ठीक है, इसको P बना। वाह, कहता है कि वस्तु मेरा कहाँ है तो कहिएगा सर वस्तु मेरा उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र था मुख्य फोकस के बीच हो, यानी प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस ये ना हुआ के बीच हो, अगर समानांतर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी कहिएगा सर F से जाएगी, फोकस से। ठीक है, आपको पता है सर कि प्रकाशीय से अगर कोई किरण आएगी, कहाँ से, अगर प्रकाशीय से कोई किरण आएगी उसी पर लौट जाएगी। चलिए इसको बैक गियर लगाते हैं, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे जाएगा, एक दूसरे को कहीं ना कहीं कट किया, यहाँ कटा, जहाँ कटेगा ना वहीं पर उसका क्या बनेगा तो उसका बनेगा इमेज बनेगा। क्या बनेगा, जहाँ से कोई वस्तु कटेगा, जहाँ पर कोई जाकर कटेगा वहीं पर उसका इमेज बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है इमेज बन गया।
ई आपका वस्तु है, ए डैश सॉरी ए और बी आपका वस्तु है, लेकिन ए डैश और बी डैश आपका इमेज हो गया। इसके बारे में बोलिएगा, क्या बोलिएगा उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो, यानी जो कंडीशन दिया था, तब उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। जो लेंस था इसके पीछे भागा, ये आगे भागा। लेंस के कहाँ बना था प्रतिबिंब? कहिएगा लेंस के पीछे बनता है, जो काल्पनिक होता है, क्योंकि इधर की चीज वास्तविक है, इधर की चीज काल्पनिक है, और वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। क्या सीधा का मतलब है वस्तु खड़ा, प्रतिबिंब खड़ा, यानी उसी दिशा में सीधा। दूसरा कंडीशन समझते हैं, पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन है दूसरा कंडीशन क्या है? उत्तल लेंस में जब वस्तु सीधे बोलता है फोकस पर, यानी F1 पर हो, वस्तु फोकस पर हो, तब वो फोकस पर आएगा, तो मुख्य के समानांतर जाएगी, तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी ना, कहेगा जी सर। अब मान लीजिए कि प्रकाशीय केंद्र से किरण निकाले, कहाँ से निकाले? प्रकाशीय केंद्र से निकाले, प्रकाशीय केंद्र से हम निकालेंगे, तो कहिएगा सर यहाँ से प्रकाशीय केंद्र, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं सर ये दोनों के बीच क्या हो गया? तो कहिएगा सर पैरेलल हो गया। पैरेलल चीज अनंत पर जाके मिलता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु मुख्य फोकस यानी F1 पर हो, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? याद रखिएगा, अनंत पर बनता है। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। कैसे होगा? क्योंकि वस्तु मेरा दिखाई दे रहा था, ये मेरा वस्तु था, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इमेज बना है पैरेलल हो गया। पैरेलल चीज कहाँ मिलता है? तो मिलता है अनंत पर। तो क्या होगा? 2 होगा,